नमस्कार। आज हम बाजार की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसने यकीनन कई ट्रेडर्स को चक्कर में डाल दिया होगा। सोचिए 16 सितंबर 2025 हफ्तावार एक्सपायरी का दिन था। निफ्टी 50 सुबह खुला लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर 25,069.2 पर। यहां तक तो सब नॉर्मल लगता है ना। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब देखा कि कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बाजार खुलने के सिर्फ पहले 5 मिनट में ही 25% से 50% तक गिर गए। ये तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। इंडेक्स ऊपर जा रहा हो और कॉल प्रीमियम इतनी तेजी से नीचे, आमतौर पर तो हम ऐसा नहीं सोचते। तो आज हम इसी पहेली की परतें खोलेंगे। हमारे पास ना इस पर एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है जो इसके पीछे के कारणों को समझने में मदद करेगा। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ऐसा हुआ क्यों, कौन से फैक्टर्स थे इसके पीछे, और सबसे जरूरी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या सबक है इससे सीखने के लिए। चलिए इस दिलचस्प मामले की गहराई में उतरते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, निफ्टी ऊपर कॉल प्रीमियम नीचे, ये कैसे हुआ, वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, पहली नज़र में देखें तो ये वाकई चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि बाजार के नियम ही बदल गए हों शायद। लेकिन जब हम इसके पीछे के फैक्टर्स को देखते हैं तो तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी, मतलब सबसे प्रभावशाली, वो था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्रश। आप इसे कह सकते हैं कि ये बाजार की जो भविष्य की उथल-पुथल की उम्मीद थी ना, उसका अचानक से फुस हो जाना। इस अकेले फैक्टर ने ही इस पूरी गिरावट में लगभग 60% का रोल निभाया। 60% सिर्फ आईवी क्रैश से? हाँ, 60%। देखिए हुआ क्या था, बाजार खुलने से ठीक पहले ना माहौल में काफी अनिश्चितता थी, टेंशन थी एक तरह की। एक तो अमेरिका से फेड के रेट्स पर फैसले का इंतजार था सबको। दूसरा, ये वीकली एक्सपायरी का दिन था जिसका अपना एक प्रेशर होता है। और तीसरा, जो सिंगापुर में गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है वो काफी ऊपर चल रहा था, करीब 90 पॉइंट प्रीमियम पर। तो इन सब चीजों ने मिलकर बाजार में एक टेंशन बना दी थी, जिससे ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी काफी बढ़ गई थी। हाँ, अंदाजन 18% से 22% के रेंज में। ओके। ये आईवी दिखाता है कि ट्रेडर कितनी उठापटक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही बाजार खुला और वो भी उम्मीद के मुताबिक गैप अप खुला, तो वो सारी अनिश्चितता जिसके कारण आईवी इतनी बढ़ी हुई थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। ये कुछ वैसा ही फंडा है, अफवाह पर खरीदो खबर पर बेचो वाला। इवेंट हो गया, अनिश्चितता गई, तो आईवी भी धड़ाम से गिरी। ये लगभग 30 से 40% तक गिर गई और 18-22% के ऊंचे लेवल से फिसलकर सीधा 12-15% के नॉर्मल लेवल पर आ गई। बाप रे, 30-40% की गिरावट आईवी में? हाँ, अब इसका गणित देखिए। सिर्फ आईवी का 20% से 12% तक गिरना ही, अगर हम एक 55 रुपए वाले कॉल प्रीमियम का उदाहरण लें, तो उसमें से लगभग 20 रुपए का वॉलेटिलिटी प्रीमियम खत्म कर देता है, बाकी फैक्टर्स को गिने बिना। कमाल है। मतलब आधे से ज्यादा गिरावट तो सिर्फ इस वजह से हुई कि जो डर या अनिश्चितता का प्रीमियम था वो हवा हो गया। लेकिन ये तो 60% हुआ, बाकी 40% गिरावट का क्या? बिल्कुल सही सवाल। सिर्फ आईवी से तो पूरा प्रीमियम खत्म नहीं हुआ। दूसरा बड़ा कारण जिसका असर लगभग 25% था वो था थीटा डिके, यानी टाइम डिके का तेज होना। थीटा मतलब वो कीमत जो समय बीतने के साथ ऑप्शन प्रीमियम से कम होती जाती है। और एक्सपायरी वाले दिन ये थीटा बहुत तेजी से काम करता है। याद रखिए, ये वीकली एक्सपायरी का दिन था और सुबह 9:15 बजे एक्सपायरी में सिर्फ 7-8 घंटे ही बचे थे। हाँ, टाइम बहुत कम था। बिल्कुल। सामान्य दिनों में थीटा शायद रोज कुछ पैसे कम करता है, मान लीजिए घंटे का -0.05 या -0.10। लेकिन एक्सपायरी के दिन, खासकर आखिरी घंटों में, ये रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। ये हर घंटे -0.5 से -0.25 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सुबह थोड़ी धीमी, दोपहर होते होते बहुत तेज। तो इस तेज थीटा डिके ने बाजार खुलने के पहले घंटे में ही हर कॉल ऑप्शन से करीब 7 से 10 रुपए कम कर दिए। जैसे आइसक्रीम धूप में पिघलती है ना, बस वैसे ही। अच्छा, तो आईवी क्रश और ये तेज टाइम डिके, इन दोनों ने मिलकर लगभग 85% गिरावट कर दी। समझ गई। इसके अलावा और क्या चल रहा था? कोई और भी कारण थे? हाँ, बिल्कुल थे। तीसरा फैक्टर जिसका असर करीब 10% मान सकते हैं, वो था मार्केट मेकर्स की डेल्टा हेजिंग। मार्केट मेकर्स मतलब जो बड़ी संस्थाएं लिक्विडिटी देती हैं। हाँ वही, ये बाजार में खरीद बिक्री को आसान बनाते हैं और अपनी पोजीशन को ज्यादातर डेल्टा न्यूट्रल रखते हैं। मतलब इंडेक्स के घटने बढ़ने से उनकी नेट पोजीशन पर कम असर पड़े।
अब हुआ ये कि गैप अप से पहले उनकी पोजीशन लगभग न्यूट्रल थी। जैसे कॉल लॉन्ग थे तो फ्यूचर्स शॉर्ट कर रखे थे, लेकिन जैसे ही निफ्टी गैप अप खुला, उनके खरीदे हुए कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गए। मतलब स्ट्राइक प्राइस निफ्टी लेवल से नीचे आ गया। हाँ, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। हाँ, और उनका डेल्टा एक्सपोजर यानी डायरेक्शनल रिस्क बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए लॉन्ग डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए उन्हें फ्यूचर्स में और बिकवाली करनी पड़ी। इस फ्यूचर्स की बिकवाली ने इंडेक्स पर भी हल्का दबाव डाला और साथ ही कॉल ऑप्शंस पर भी सप्लाई का प्रेशर बनाया, जिससे प्रीमियम और गिरे। ओके, ये भी एक फैक्टर था। हाँ, और इन 3 बड़े कारणों के अलावा 2 छोटे फैक्टर्स भी थे। पहला, ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग। इसका असर लगभग 3%। जिन लोगों ने पिछले दिन कॉल होल्ड की थी गैप अप की उम्मीद में, उन्होंने सुबह 9:15, 9:20 बजे जैसे ही बाजार ऊपर खुला, फटाफट अपना प्रॉफिट बुक किया। हाँ, सबने सोचा होगा जल्दी निकलो। बिल्कुल, इस बिकवाली ने भी सप्लाई बढ़ाई। और दूसरा, पहले से कीमत में शामिल होना या प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। मार्केट मेकर हेजिंग, प्रॉफिट बुकिंग और कुछ हद तक प्री प्राइसिंग, इन सब ने मिलकर ये अजीब सिचुएशन बना दी। क्या हम इसे किसी एक उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए 2500 की कॉल, उसके प्रीमियम के साथ क्या हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लेते हैं हम 16 सितंबर सुबह 25,100 स्ट्राइक की कॉल देख रहे हैं। गैप अप से ठीक पहले, मान लीजिए पिछले दिन क्लोजिंग पर निफ्टी 25,069 था, तो 25,100 कॉल ओटीएम थी। प्रीमियम था 55 रुपए। अब इस 55 रुपए में क्या था? इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 थी। टाइम वैल्यू मान लीजिए 15 रुपए थी, और वॉलेटिलिटी प्रीमियम, क्योंकि आईवी ज्यादा थी, वो था लगभग 40 रुपए। 0 + 15 + 40 55। ठीक है। अब गैप अप के बाद सुबह 9:20 बजे निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर खुला। मान लीजिए 25,110 पर आ गया। अब 25,100 कॉल आईटीएम हो गई। तो अब प्रीमियम का ब्रेकडाउन देखिए। इंट्रिंसिक वैल्यू अब हो गई 10 रुपए। 25,110, 25,100, ये पॉजिटिव था। यस। टाइम वैल्यू तेज थीटा डिके ने इसे घटाकर शायद 8 रुपए कर दिया, तो 7 रुपए का नुकसान एक्स। वॉलेटिलिटी प्रीमियम, ये सबसे ज्यादा गिरा। आईवी क्रैश हुई तो 40 रुपए का प्रीमियम घटकर सिर्फ 20 रुपए रह गया, पूरे 20 रुपए का नुकसान एक्स। ओह, तो नतीजा क्या हुआ? नया प्रीमियम बना 10 रुपए इंट्रिंसिक प्लस 8 रुपए टाइम प्लस 20 रुपए वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू 38 रुपए। तो देखा आपने, निफ्टी ऊपर जाने से 10 रुपए का फायदा मिला, लेकिन टाइम और वॉलेटिलिटी से 27 रुपए का नुकसान हो गया। नेट प्रीमियम 17 रुपए गिर गया, 55 से 38। यही वो विरोधाभास है। कमाल है। ये गणित तो बिल्कुल साफ कर देता है कि प्रीमियम सिर्फ दिशा पर निर्भर नहीं करता। ये तीनों चीजें, इंट्रिंसिक, टाइम, वॉलेटिलिटी, अपनी अपनी चाल चलती हैं। अच्छा, ये तो कॉल की कहानी हुई। पुट ऑप्शंस का क्या हुआ उस दिन? क्या वो भी ऐसे गिरे? पुट ऑप्शन प्रीमियम भी गिरे, क्योंकि देखिए निफ्टी तो ऊपर गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कॉल्स के मुकाबले काफी कम गिरे। जहां कॉल्स 30% से 50% तक गिरे, वहीं पुट्स में गिरावट सिर्फ 15 से 25% के बीच रही। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, कम वेगा सेंसिटिविटी। पुट्स की आईवी, खासकर ओटीएम पुट्स की, पहले से ही कॉल्स के मुकाबले थोड़ी कम थी, तो जब आईवी क्रैश हुई तो उनमें वोलेटिलिटी प्रीमियम का नुकसान कम हुआ। खोने के लिए उतना वेगा था ही नहीं। दूसरा, हेज वैल्यू। बाजार में हमेशा नीचे के रिस्क से बचने के लिए कुछ ट्रेडर्स पुट खरीद कर रखते हैं, जैसे इंश्योरेंस। इस हेजिंग डिमांड की वजह से पुट्स की वैल्यू थोड़ी बनी रहती है। और तीसरा, पहले से कम टाइम वैल्यू। जो ओटीएम पुट्स थे, उनमें गैप अप के बाद टाइम वैल्यू वैसे भी बहुत कम बची थी, तो थीटा डीके का असर उन पर कॉल जितना नहीं हुआ। समझ गई। तो पुट्स गिरे तो सही, पर कॉल्स जितनी बुरी तरह नहीं, क्योंकि उनके गिरने के कारण उतने नहीं थे। अच्छा, अगर हम पूरे दिन के प्रीमियम मूवमेंट को देखें, तो क्या कोई खास पैटर्न था कि सुबह की गिरावट के बाद प्रीमियम कैसे घटा? हाँ, एक बहुत क्लियर पैटर्न था उस दिन। हम उसे कुछ फेज में बांट सकते हैं। सुबह 9:15 से 9:30 ये था क्रैश जोन। सबसे भयानक गिरावट इसी 15 मिनट में हुई। आईवी क्रैश और प्रॉफिट बुकिंग का डबल अटैक। नॉर्थ ईस्ट से 11 बजे ये स्टेबलाइजेशन का दौर था। आईवी नए लेवल पर सेटल हो गई, गिरावट थोड़ी धीमी हुई, अब थीटा का रोल बढ़ने लगा। 11 बजे से 1 बजे दोपहर, यहां थीटा का दबदबा था, आईवी स्थिर थी। अब प्रीमियम घटने का मुख्य कारण टाइम वैल्यू का कम होना था। प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। दोपहर 1 बजे से 3:20 बजे ये तेजी से पिघलने का दौर था।
आखिरी घंटों में थीटा डीके बहुत तेज हो जाता है। ओटीएम ऑप्शंस तेजी से 0 की तरफ भागे। 3:20 से 3:30 ये सेटलमेंट का टाइम था। लगभग सारी बाहरी वैल्यू, टाइम प्लस वॉलेटिलिटी खत्म। प्रीमियम सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर रह गए। ये टाइमलाइन तो बिल्कुल साफ तस्वीर देती है कि दिन में कब क्या हावी था। तो ये सब जानने के बाद ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो खरीदार हों या बेचने वाले, उनके लिए इस पूरे एपिसोड से क्या जरूरी सबक है? कैसे बचा जाए ऐसी स्थिति से, या शायद इसका फायदा उठाया जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि विश्लेषण का असली मकसद तो सीखना ही है। देखिए, कई बातें हैं। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पहली बात, वीकली ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड करना सिर्फ गैप अप डाउन की उम्मीद में। ये बहुत रिस्की है। आईवी क्रैश और थीटा आपका प्रॉफिट खा सकते हैं। दूसरी, एक्सपायरी के दिन या इवेंट से पहले जब आईवी बहुत हाई हो तब महंगा प्रीमियम देकर ऑप्शन खरीदना। तीसरी, सिर्फ दिशा देखकर ट्रेड करना और आईवी और टाइम वैल्यू को नजरअंदाज करना। हाँ, ये गलतियां आम हैं। बिल्कुल। अब खरीदारों के लिए क्या रणनीति हो सकती है? अगर पहले से खरीदा है तो एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले निकल जाएं। लास्ट डे के थीटा और आईवी क्रैश से बचें। नेकेड ऑप्शन की बजाय स्प्रेड्स यूज करें, जैसे वर्टिकल स्प्रेड्स। इससे आईवी और थीटा का असर कम होता है। एक्सपायरी पर खरीदना ही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाले ऑप्शन देखें, जैसे स्लाइट आईटीएम या एटीएम, न कि गहरे ओटीएम। ओके, और बेचने वालों के लिए, उनके लिए तो शायद ये अच्छा था। हाँ, बेचने वालों सेलर्स के लिए मौके। इवेंट से पहले बढ़ी हुई आईवी में बेचना फायदेमंद हो सकता है, ज्यादा प्रीमियम मिलता है। एक्सपायरी की सुबह तेज थीटा डिके का फायदा उठाया जा सकता है। आईवी क्रैश नेट सेलर्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि प्रीमियम तेजी से गिरता है, लेकिन रिस्क भी है। बड़ा गैप मूव नुकसान दे सकता है और आईटीएम ऑप्शन बेचने पर अर्ली असाइनमेंट का रिस्क रहता है। तो मतलब सावधानी जरूरी है बेचने वालों के लिए भी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। एक्सपायरी के दिन पोजीशन साइज कम रखें। अपने कैलकुलेशन में आईवी क्रैश का असर हमेशा शामिल करें। बड़े ट्रेडर्स को हेजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए और डेल्टा गामा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब साफ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का खेल नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, क्या ये जो हुआ, इंडेक्स ऊपर और कॉल प्रीमियम नीचे, ये सिर्फ अपने भारतीय बाजार में ही होता है या दुनिया भर में ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है। ये एक ग्लोबल पैटर्न है। ये ऑप्शन प्राइसिंग के गणित का नतीजा है। आप अमेरिका में देखिए, कंपनियों के रिजल्ट्स के बाद ऐसा बहुत होता है। रिजल्ट से पहले आईवी बढ़ जाती है, रिजल्ट आने के बाद आईवी क्रैश होती है, भले स्टॉक ऊपर जाए या नीचे। फेड मीटिंग के दिनों में भी बिल्कुल यही होता है। अच्छा। हाँ, यूरोप में ईसीबी मीटिंग्स के टाइम या पहले ब्रेक्जिट जैसे इवेंट्स हुए, तब भी यही आईवी स्पाइक और क्रैश देखा गया। जहां भी डेवलप्ड ऑप्शन मार्केट हैं और ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे पहले अनिश्चितता बढ़ती है, वहां ये होता है। ये गणित है, भूगोल नहीं। तो संक्षेप में कहें तो 16 सितंबर 2025 का ये ऑप्शन प्रीमियम विरोधाभास कई फैक्टर्स का एक साथ आना था। वीकली एक्सपायरी पास थी, इवेंट से पहले हाई आईवी थी, उम्मीद के मुताबिक गैप अप हुआ, मार्केट मेकर हेजिंग हुई और रिटेल प्रॉफिट बुकिंग भी, इन सब ने मिलकर प्रीमियम को नीचे धकेल दिया। बिल्कुल सही सारांश है। और सबसे बड़ा सबक यही है जो हर ऑप्शन ट्रेडर को गांठ बांध लेना चाहिए कि ऑप्शन प्रीमियम का व्यवहार हमारी गट फीलिंग या उम्मीद पर नहीं बल्कि गणित पर चलता है। प्रीमियम हमेशा 3 चीजों का जोड़ है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी प्रीमियम। और ये तीनों, खासकर टाइम और वॉलेटिलिटी, इंडेक्स की दिशा से अलग भी चल सकते हैं और कभी-कभी उल्टा भी, जैसा हमने देखा। और इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स इन डायनामिक्स को समझते हैं वो इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, हाई आईवी में बेचकर या आईवी क्रैश से पहले लॉन्ग पोजीशन से निकलकर। तो जो पहली नजर में एक पहेली लगती है, वो समझदार ट्रेडर के लिए एक पैटर्न और अवसर बन सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमें पता है कि ये पैटर्न कुछ खास परिस्थितियों में दोहराता है, बड़ा इवेंट, हाई आईवी, गैप, कम टाइम, तो क्या कोई तरीका है जिससे ट्रेडर अगली बार ऐसे आईवी क्रैश का अंदाजा पहले लगा सकें? क्या वॉलेटिलिटी के पैटर्न या टर्म स्ट्रक्चर को देखकर कोई रणनीति बन सकती है? ये सवाल हमें वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग के और गहरे दायरे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।